देखिए उपसहसंयोजक यौगिकों में जो बंधन है उसका उस बंध को समझाने का एक सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बारे में हमने कल और उससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। अब जो दूसरा सिद्धांत है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। ये सिद्धांत कहता है कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो केंद्रीय धातु आयन है और जो लिगेंड है इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है और हम जानते हैं कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल धनायन और ऋणायन के मध्य होता है। अब साहब आप मुझसे कहोगे कि सर एक बात बताइए आप कि ये तो है केंद्रीय धातु आयन, चलो हमने मान लिया, ये है लिगेंड, तो यहाँ तो धनायन और ऋणायन है, इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण हो सकता है। परंतु कुछ यौगिक ऐसे भी तो होते हैं, जैसे मान लो ये तो है केंद्रीय धातु आयन और ये है लिगेंड NH3, तो ये तो उदासीन है, तो फिर इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण कैसे हुआ? तो CFT ये कहता है कि ये जो उदासीन लिगेंड है ये ध्रुवीय प्रकृति का है। कैसे? कि साहब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश, तो ये ध्रुवीय प्रकृति का हुआ। ध्रुवीय प्रकृति का हुआ तो इसके ऊपर प्लस माइनस तो है ही है, तो यहाँ कि ये धनावेशित आयन और इसका जो ये ऋणावेशित सिरा है इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण है। तो CFT का जो पहला बिंदु है वो यही है कि साहब उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंडों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण होता है। अब साहब दूसरी बात ये बताई इसने कि यदि लिगेंड उदासीन है तो वो ध्रुवीय प्रकृति का होगा और ध्रुवीय प्रकृति का होगा तो यहाँ स्थिर वैद्युत आकर्षण उत्पन्न होता है। फिर CFT ये बताता है कि जो केंद्रीय धातु आयन है, केंद्रीय धातु आयन उसके N-1 D कक्षक यानी उपांत्य कोष के D कक्षक, उपांत्य कोष के D कक्षक संभ्रंश है। संभ्रंश यानी समान ऊर्जा के हैं, यानी समान ऊर्जा के हैं, इसलिए मैंने इनको देखो एक साथ लिखा है। अगर इनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न होती तो इनको एक साथ नहीं लिखते, किसी को ऊपर किसी को नीचे। यहाँ इनकी पांचों D कक्षकों की ऊर्जा समान है, संभ्रंश है, इसलिए इनको एक साथ लिखा हुआ है। CFT के अनुसार जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास आता है तो लिगेंडों के प्रभाव से, जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास आता है तो लिगेंडों के प्रभाव से कुछ कक्षक, इन पांचों में से कुछ D कक्षक ऐसे होते हैं जो लिगेंडों के मार्ग में होते हैं, जिनकी पालियां, भाई हम जानते हैं D कक्षक द्विडबलाकार होते हैं। तो जब लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास आता है तो कुछ D कक्षक ऐसे होते हैं जिनकी पालियां लिगेंडों के मार्ग में ही आ जाती है। लिगेंड जिस मार्ग से केंद्रीय धातु आयन के पास जा रहा है उसी मार्ग में कुछ D कक्षकों की पालियां आ जाती है, इसलिए वो D कक्षक जो लिगेंडों के ही मार्ग में आ जाते हैं, जिनकी पालियां लिगेंडों के मार्ग में होती है, वो D कक्षक
लीगेंड से अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं तथा शेष वो डी कक्षक जिनकी पालियां लीगेंडों के मार्ग में नहीं आती है, जैसे मान लो ये कोई डी कक्षक है और लीगेंड यहाँ से आ रहा है, तो आप देखिए लीगेंडों के मार्ग में इस डी कक्षक की पाली नहीं आ पाती है, तो वे डी कक्षक जिसकी पाली लीगेंडों के मार्ग में नहीं आती है वो डी कक्षक कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। तो आप देखिए लीगेंडों के प्रभाव से ये जो पांचों संभ्रंश डी कक्षक हैं, इनमें से कुछ डी कक्षक तो ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस कर रहे हैं, कुछ डी कक्षक कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, जिससे इनकी ऊर्जा में बंटवारा हो जाता है। मतलब ये कुछ वो डी कक्षक जो ज्यादा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और वो डी कक्षक जो कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं उनकी ऊर्जा में कमी आ जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि लीगेंडों के प्रभाव से ये जो संभ्रंश डी कक्षक हैं, समान ऊर्जा के ये पांचों डी कक्षक हैं, ये दो ऊर्जा समुच्चयों में या दो ऊर्जा भागों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार अब देखिए ये दो वो कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा अधिक है, ये वो तीन डी कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा कम है। ये भी हो सकता है कि ये तीन डी कक्षक अधिक प्रतिकर्षण महसूस करें तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाए, और दो डी कक्षक कम प्रतिकर्षण महसूस करें तो इनकी ऊर्जा घट जाए। तो आप देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि लीगेंडों के प्रभाव से केंद्रीय धातु आयन के संभ्रंश डी कक्षकों का या समान ऊर्जा वाले डी कक्षकों का दो ऊर्जा अंतरालों में बट जाना, दो ऊर्जा अंतरालों में बट जाना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, विपाटन यानी बंटवारा। लीगेंडों के प्रभाव से केंद्रीय धातु आयन के संभ्रंश या समान ऊर्जा के डी कक्षकों का दो ऊर्जा अंतरालों में या दो ऊर्जा समुच्चयों में बट जाना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। और इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है, डेल्टा के द्वारा मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा अंतराल है इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। तो CFT ये बात हमें समझाती है कि पहली बात तो यह है कि साहब केंद्रीय धातु आयन और लीगेंड के मध्य स्थिर वैद्युताकर्षण है, और दूसरी बात यह है कि जब लीगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास आता है तो लीगेंड के प्रभाव से संभ्रंश डी कक्षकों का दो ऊर्जा अंतरालों में विपाटन बंटवारा हो जाता है, इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में और CBSE बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन से आप क्या समझते हैं। अब ये तो जनरल बात हो गई, इसके बाद हम CFT का अध्ययन अष्टफलकीय संकुलों में करेंगे और उसके बाद करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों में। तो आप देखिए सबसे पहले अष्टफलकीय संकुलों में CFT, पहली बात हम पढ़ेंगे कि अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार होता है। तो इसको समझने से पहले हमें 11वीं क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे, डी कक्षक की ज्यामिति। तो देखिए जो डी कक्षक हैं वो 5 होते हैं।
5 डी कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये जो 3 डी कक्षक लिखे हैं, इनकी पालियां अक्षों के मध्य में होती है। डी कक्षक द्विडंबलाकार होते हैं। तो ये जो मैंने डंबल बनाए हैं, ये डी कक्षक हैं, और ये जो लाइन मैंने खींची है, ये अक्ष हैं। ये एक्स अक्ष और ये साहब वाई अक्ष। ये तो एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो आप देखिए, ये जो डी कक्षक है, इसकी पाली एक्स और वाई अक्ष के मध्य है, तो डी एक्स वाई कक्षक। ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। तो ये जो डी कक्षक है, डी वाई जेड, इसकी पाली वाई और जेड अक्ष के मध्य होती है। इसी प्रकार ये जेड अक्ष, ये एक्स अक्ष, तो ये जो जेड एक्स कक्षक है, इसकी पाली एक्स और जेड अक्ष के मध्य होती है। तो आप देखिए, ये जो 3 डी कक्षक हैं, ये वो डी कक्षक हैं जिनकी पालियां अक्षों के मध्य हैं। इन तीनों डी कक्षकों को सम्मिलित रूप से T2G कक्षक कहा जाता है। इसी प्रकार ये डी कक्षक आप देखिए, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये वो डी कक्षक है जिसकी पाली अक्षों पर उपस्थित है, अक्ष पर उपस्थित है। ये डी कक्षक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहलाएगा। और एक डी कक्षक वो है जिसकी चारों पालियां एक ही अक्ष जेड पर उपस्थित होती है। तो देखिए, एक डंबल तो ये रहा, और दूसरा जो डंबल है वो भी इसी के ऊपर है। अब ऊपर बनाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये पी जेड कक्षक है। तो उस दूसरे डंबल को दर्शाने के लिए यहाँ एक छोटा सा गोला बना दिया। तो ये जो डी कक्षक है, ये है डी जेड स्क्वायर। तो आप देखिए, डी कक्षक 5 हैं, जिनमें 3 डी कक्षक वो हैं जिनकी पालियां अक्षों के मध्य है, इनको T2G कक्षक कहते हैं। और ये 2 डी कक्षक वो हैं जिनकी पालियां अक्षों पर है, इन दोनों को EG कक्षक कहते हैं। तो जो 5 डी कक्षक हैं, ये 2 भागों में बांट दिए, T2G और EG। अब अपन चलते हैं अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो देखिए, नियम वही है, केंद्रीय धातु आयन के 5 डी कक्षक संभ्रंश है। संभ्रंश n-1 डी कक्षक, संभ्रंश यानी समान ऊर्जा के हैं। कब है? जब तक ये स्वतंत्र है, इससे कोई लीगेंड जुड़ा हुआ नहीं है। ये 5 डी कक्षक, जिनमें से 3 तो T2G हैं और 2 EG हैं, ये 5 संभ्रंश हैं। अब क्या होता है कि अष्टफलकीय संकुलों में लीगेंड केंद्रीय धातु आयन के पास, अष्टफलकीय संकुलों में जो लीगेंड होता है वो केंद्रीय धातु आयन के पास अक्षों से होता हुआ आता है। अक्षों से जो लीगेंड होता है वो केंद्रीय धातु आयन के पास जब आएगा तो वो अक्षों से होता हुआ आएगा।
आप देखिए, विचार करिए बोर्ड पर, देखिए कि जब लिगेंड अक्षों से होता हुआ आएगा तो ये जो इजी कक्षक हैं dx² y² dz², ये दो वो डी कक्षक हैं जिनकी पाली अक्षों पर है। तो लिगेंड इसी मार्ग से तो आ रहा है, अक्षों से होता हुआ आ रहा है, और उसी मार्ग पर इन दोनों डी कक्षकों की पालियां उपस्थित है। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पालियों में ही होते हैं। तो आप देखिए, जब लिगेंड अक्षों से होता हुआ केंद्रीय धातु आयन के पास आ रहा है और उसी अक्षों पर ये इजी कक्षकों की पालियां उपस्थित है, तो ये इजी कक्षक लिगेंड से अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, क्योंकि लिगेंड के मार्ग में ही इनकी पालियां उपस्थित है। तो ये जो इजी कक्षक है ये लिगेंड के द्वारा अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, जिससे ये दोनों जो इजी कक्षक हैं इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। जबकि ये तीन वो डी कक्षक हैं जिनकी पालियां अक्षों के मध्य है और लिगेंड आ रहा है सब अक्षों से होता हुआ, तो इनकी पालियां लिगेंड के मार्ग में ना आकर लिगेंड के मार्ग के साइड में रह जाती है, जिससे ये तीनों डी कक्षक इन दोनों इजी कक्षकों की तुलना कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, अर्थात इनकी ऊर्जा में इजी कक्षकों की तुलना कमी आ जाती है, ये P2G कक्षक। तो आप देखिए, ये तो समभ्रंश डी कक्षक और लिगेंडों के प्रभाव से इन समभ्रंश डी कक्षकों का दो ऊर्जा अंतरालों में विपाटन हो गया, बंटवारा हो गया, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और अष्टफलकीय संकुलों में इजी कक्षक की ऊर्जा अधिक हो जाती है, T2G कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। अब आप देखिए, ये जो दोनों कक्षक हैं, इन दोनों कक्षकों, ये जो कक्षक समुच्चय है, इनकी ऊर्जाओं का अंतराल डेल्टा O के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। O यानी ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, और इसे इस ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आरेख है, यह आरेख अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आरेख है। हमसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आरेख बनाइए, तो ये आरेख हमें बनाना है। ये जो ऊर्जा वृद्धि हुई है, यह ऊर्जा में कमी आई है। ये जो वृद्धि है ये 0.6 डेल्टा, और ये जो कमी हुई है -0.4 डेल्टा। तो ये जो आरेख है ये अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आरेख है। मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर फाइनल कि साब अष्टफलकीय संकुलों में क्या होता है, जो लिगेंड होता है वो अक्षों से होता हुआ, लिगेंड अक्षों से होता हुआ केंद्रीय धातु आयन के पास आता है। तो स्वाभाविक है ये दोनों डी कक्षक जो मैंने बनाए हैं इनकी पाली अक्षों पर ही है, अर्थात इनकी पाली लिगेंड के मार्ग में आएगी। तो जब इनकी पाली लिगेंड के मार्ग में आएगी तो ये दोनों डी कक्षक लिगेंड के द्वारा अधिक प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, जिससे इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। जबकि आप देखिए ये तीन डी कक्षक वो हैं
जिनकी बाह्य अक्षों पर उपस्थित नहीं है, लिगेंड के मार्ग में उपस्थित नहीं है, अर्थात ये तीनों डी कक्षक इन दोनों डी कक्षकों की तुलना कम प्रतिकर्षण महसूस करेंगे, इनकी ऊर्जा में कमी आ गई। अर्थात आप देखिए संप्रंश डी कक्षकों का लिगेंडों के प्रभाव से दो ऊर्जा समुच्चयों में बंटवारा हो चुका है, इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। और ये जो ऊर्जा अंतराल है डेल्टा ओ ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, इसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। ये जो आरेख बना है यह आरेख क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आरेख के नाम से जाना जाता है। अब आप आगे देखिए, ये जो विपाटन ऊर्जा है, विपाटन ऊर्जा, यह विपाटन ऊर्जा निर्भर करती है केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के ऊपर उपस्थित आवेश पर। इनके मध्य प्रतिकर्षण कितना है। यदि लिगेंड, भाई जैसे मान लो एक तो NH3 लिगेंड है और एक Cl- लिगेंड है। अब NH3 लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन के पास आएगा तो संभ्रंश डी कक्षकों का विपाटन होगा, निश्चित है। और Cl- भी जब केंद्रीय धातु आयन के पास आएगा तो भी संभ्रंश डी कक्षकों का विपाटन होगा। विपाटन इसी प्रकार का होगा, Pg ऊपर P2G नीचे, परंतु एक अंतर होगा। NH3 लिगेंड के कारण जो विपाटन है उसमें ये जो ऊर्जा अंतराल है, और Cl- के कारण जो विपाटन होगा उसका जो ऊर्जा अंतराल है, ये दोनों भिन्न भिन्न होंगे। अर्थात आप ये समझिए कि ये जो ऊर्जा अंतराल है ये लिगेंड में निर्भर कर रहा है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके कारण विपाटन अधिक होता है। अधिक का मतलब ये गैप ज्यादा हो गया, Eg कक्षकों की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई T2G के बजाय। और कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके कारण विपाटन कम होता है, अर्थात इनके मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। तो आप देखिए CFT ये कहती है कि वे लिगेंड जिनके कारण विपाटन अधिक होता है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, और वे लिगेंड जिनके कारण विपाटन कम होता है, ऊर्जा अंतराल कम आएगा, वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। कल मैंने आपको समझाया था कि VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था उसकी एक कमी थी कि वो लिगेंड की प्रकृति के बारे में नहीं बताता है कि कौन सा लिगेंड प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और कौन सा लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। परंतु आप देखिए CFT ने ये बता दिया कि वह लिगेंड जो विपाटन अधिक करेगा वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा, और वह लिगेंड जिसके कारण विपाटन कम होता है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा। अब साहब ये जो विपाटन है लिगेंड के द्वारा संभ्रंश डी कक्षकों का जो विपाटन है, इस विपाटन के आधार पर लिगेंड की प्रबलता की हम गणना कर सकते हैं कि ये लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। तो कुछ लिगेंड प्रबल होते हैं, कुछ लिगेंड उनसे दुर्बल होते हैं, कुछ और भी दुर्बल होते हैं, कुछ और भी दुर्बल होते हैं जिससे विपाटन कम होता है। तो इस प्रकार से हमने एक लिगेंडों की सीरीज बना ली जिसमें सबसे पहले उस लिगेंड को लिखा जो दुर्बल है, उसके बाद उस लिगेंड को लिखा जो उससे ज़्यादा प्रबल है, उसके बाद उस लिगेंड को लिखा जो उससे ज़्यादा भी प्रबल है। इस सीरीज को हमने नाम दिया स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। देखिए अभी हमने समझा कि जो अष्टफलकीय संकुल है उसमें जो डी कक्षकों का विपाटन हुआ है, तो विपाटन
जो हुआ है वो निर्भर कर रहा है लिगेंड की प्रबलता पर, लिगेंड की प्रकृति पर। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनसे विपाटन अधिक हो रहा है तो विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा हो गया। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनसे विपाटन कम हुआ तो विपाटन ऊर्जा का मान कम हो गया। वे लिगेंड जो अधिक विपाटन करते हैं वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, और वो लिगेंड जो कम विपाटन करते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंडों के द्वारा समवंश डी कक्षकों को विपाटित करने की जो क्षमता है या लिगेंड की जो प्रबलता है उसको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। जैसे देखो I माइनस आयोडो ये सबसे दुर्बल लिगेंड है, Br माइनस इसकी तुलना प्रबल लिगेंड है, इसकी तुलना I माइनस की तुलना Br माइनस प्रबल है। अगर ये समवंश डी कक्षक I माइनस होगा तो ये विपाटन ऊर्जा डेल्टा होगी, और यदि लिगेंड Br माइनस होगा तो ये विपाटन ऊर्जा डेल्टा होगा। अब आप देखिए ये तो I माइनस का प्रभाव है और ये Br माइनस का प्रभाव है, तो I माइनस की तुलना Br माइनस ने ज्यादा विपाटन किया है, अर्थात I माइनस की तुलना Br माइनस जो लिगेंड है वो अधिक प्रबल है। Br माइनस से ज्यादा प्रबल थायोसाइनेटो, उससे ज्यादा प्रबल क्लोरो एजाइडो, नाइट्राइटो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सेलेटो, एक्वा, आइसोथायोसाइनेटो, एडीटीए, एथिलीन डाइएमीन, टेट्राएसीटेट आयन, हाइड्राइड, एमीन, एथिलीन डाइएमीन, मतलब ये जो क्रम है ये लिगेंडों की बढ़ती हुई प्रबलता का क्रम है। इसमें सबसे पहले वो लिगेंड है I माइनस जो सबसे ज्यादा दुर्बल है, तो हम चलते जा रहे हैं इधर, तो इन लिगेंडों की प्रबलता बढ़ती जा रही है, इससे ज्यादा प्रबल ये हुआ, फिर आगे चलेंगे तो लिगेंडों की प्रबलता में वृद्धि हो रही है। ये जो श्रेणी है लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के आधार पर यदि व्यवस्थित करें तो जो श्रेणी बनती है इसे स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये लिगेंड प्रबल और दुर्बल लिगेंड की जो बातें हैं वो हमें CFT ने बताई है कि कौन सा लिगेंड प्रबल है और कौन सा दुर्बल है। वो लिगेंड जो अधिक विपाटन करेगा वो प्रबल लिगेंड होगा और जो कम विपाटन करेगा वो दुर्बल लिगेंड होगा। इसके बाद अगला इसी में है कि भाई अष्टफलकीय संकुलों में विपाटन तो हो गया, अब इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे किया जाए। अगला अपना टॉपिक है अष्टफलकीय संकुल में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। आप देखिए ये तो साहब समवंश डी कक्षक थे, समवंश डी कक्षक, और विपाटन इस प्रकार हुआ कि Eg कक्षक तो ऊपर और T2G कक्षक नीचे। अब साहब मान लो ये अवस्था D5 थी, यानी 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे। अब ये पांचों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये चूंकि पांचों कक्षक समान ऊर्जा के थे तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें उपस्थित है। अब इन डी कक्षकों का विपाटन हो गया, विपाटन हुआ तो 3 तो T2G कक्षक हैं जो कम ऊर्जा के हैं और 2 Eg कक्षक हैं
जो अधिक ऊर्जा के हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाता है जिसकी ऊर्जा कम होती है। तो देखिए इन पांचों कक्षकों को भरना है इधर। तो पहला इलेक्ट्रॉन T2g में गया क्योंकि इसकी ऊर्जा T2g की कम होती है। अब चूंकि T2g कक्षक 3 है, तीनों समान ऊर्जा के हैं, तो दूसरा इसमें गया, तीसरा इसमें गया। अब साहब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथे इलेक्ट्रॉन के पास दो विकल्प हैं। कौन कौन से हैं कि या तो वो T2g में जाए, तो T2g में जाएगा तो युग्मन होगा, डबल हो जाएंगे, या चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें जाए, Eg में। तो Eg में जाने का मतलब है अलग होना, विपाटन होना। आप देखिए कि आपको सिद्धांत के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाता है जो निम्न ऊर्जा वाला होता है। तो साहब निम्न ऊर्जा वाले कक्षक तो T2g है और 3 है, तीनों समान ऊर्जा के हैं, तो सबसे पहले तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में चला गया। अब साहब चौथे इलेक्ट्रॉन के पास दो विकल्प हैं, या तो वो T2g में ही जाए तो युग्मन, या वो चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में जाए तो विपाटन। अब साहब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में जाएगा, T2g में जाएगा कि Eg में जाएगा, वो युग्मित होगा कि विपाटित होगा, यह निर्भर करता है दो ऊर्जाओं पर। एक तो होती है युग्मन ऊर्जा P, और एक होती है विपाटन ऊर्जा डेल्टा 0, डेल्टा O, ऑक्टाहेड्रल। ये दो ऊर्जा है। यदि चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से युग्मन ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, यदि चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से युग्मन ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो वो साहब T2g में जाएगा। और चौथा इलेक्ट्रॉन यदि आसानी से विपाटन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा ग्रहण कर लेता है तो वो Eg में जाएगा। अब जैसे आप देखिए अब संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार किया जाता है CFT के अनुसार। तो मैंने कल आपको बताया था कि ये 5 संभ्रंश D कक्षक है। संभ्रंश D कक्षक, ये पांचों D कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु के हैं। अब साहब अष्टफलकीय संकुलों में जो लिगेंड होता है वो केंद्रीय धातु आयन के पास अक्षों से होता हुआ आता है, कल बताया था। तो अक्षों से होता हुआ आएगा। तो जो Eg कक्षक है, Eg कक्षक लिगेंड के द्वारा अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि T2g कक्षक लिगेंड के द्वारा कम प्रतिकर्षित होते हैं। Eg कक्षकों की ऊर्जा T2g कक्षकों की ऊर्जा की तुलना अधिक हो जाती है। इसे हमने क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन बोला था। अब साहब आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनों का वितरण। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था D5, यानी D में 5 इलेक्ट्रॉन थे। अब चूंकि ये विपाटित हो गया तो कम ऊर्जा वाले T2g कक्षक और अधिक ऊर्जा वाले Eg कक्षक। अब साहब आप वो सिद्धांत के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरा जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन T2g कक्षक में,
दूसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G कक्षक में, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G कक्षक में। क्योंकि ये तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान है तो पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब साहब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना वो T2G में जाकर युग्मन करे, या वो चौथा इलेक्ट्रॉन EG में भी जा सकता है, वो EG में जाकर विपाटित हो। तो सब चौथा जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास दो विकल्प हैं, वो T2G में भी जा सकता है और वो EG में भी जा सकता है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में जाए या EG में जाए, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है इन दो ऊर्जाओं पर, युग्मन ऊर्जा और विपाटन ऊर्जा। अब साहब यदि वो चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से युग्मन ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा ग्रहण कर लेता है या उसके पास युग्मन ऊर्जा के बराबर की ऊर्जा उपलब्ध है, तो वह चौथा इलेक्ट्रॉन T2G में जाकर युग्मित होगा। और यदि वह चौथा इलेक्ट्रॉन विपाटन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा उपलब्ध करवा लेता है या उसके पास विपाटन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में जाएगा। अर्थात यहाँ जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो निर्भर करेगा युग्मन ऊर्जा और विपाटन ऊर्जा पर। अब आप देखिए, यदि युग्मन ऊर्जा, मैं हिंदी में लिख देता हूं आपको, यदि युग्मन ऊर्जा P की वैल्यू कम है विपाटन ऊर्जा से, विपाटन ऊर्जा से, तो साहब कौन सी ऊर्जा कम है? युग्मन ऊर्जा। तो इसकी वैल्यू कम है, ये कम है, कम है तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से युग्मन ऊर्जा को ग्रहण कर सकता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G कक्षक में। और यदि युग्मन ऊर्जा P की वैल्यू ज्यादा है विपाटन ऊर्जा से, तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा, विपाटन ऊर्जा का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन विपाटित होगा अर्थात EG में जाएगा। तो आप देखिए, चौथा इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में जाए या EG कक्षक में जाए, ये डिपेंड करता है युग्मन ऊर्जा और विपाटन ऊर्जा के मान पर। यदि युग्मन ऊर्जा का मान कम है तो वह इलेक्ट्रॉन आसानी से कम मान की युग्मन ऊर्जा को ग्रहण करेगा, युग्मित हो जाएगा, T2G में चला जाएगा। और यदि युग्मन ऊर्जा का मान अधिक है तो फिर मान किसका कम है? विपाटन ऊर्जा का, तो वो चौथा इलेक्ट्रॉन विपाटित होगा, EG में जाएगा। ये देखा गया है कि ये जो कंडीशन है ऊपर वाली, युग्मन ऊर्जा का मान, युग्मन ऊर्जा का मान जब प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित होता है, ऐसे लिगेंड जो प्रबल क्षेत्र वाले होते हैं, प्रबल लिगेंड जब उपस्थित होते हैं तो ऊपर वाली कंडीशन होती है, प्रबल लिगेंड जब उपस्थित होता है तो ऊपर वाली कंडीशन होती है, और जब दुर्बल लिगेंड उपस्थित होता है तो नीचे वाली कंडीशन होती है। यानी दुर्बल लिगेंड जब उपस्थित होगा संकुल में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा EG में, और प्रबल लिगेंड जब उपस्थित होगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा T2G में। तो ये इलेक्ट्रॉन के वितरण का क्रम है। अब हम कुछ उदाहरण देखकर इसको समझाएंगे कि कैसे हो। देखिए, अब ये बोर्ड पे एक उदाहरण लिखा हुआ है, उपसहसंयोजक संकुल है, और CFT के अनुसार इसमें विपाटन और इलेक्ट्रॉन वितरण हमें समझाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक हो गया x, तो x NH3 उदासीन है तो 0, 6 तो 6 गुना 0 बराबर +3, x बराबर आ गया +3। अब साहब कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है, तो 3D7 4s2। चूंकि यह कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन अवस्था में है, तो कोबाल्ट +3 का हो जाएगा 3D6। अब आप देखिए CFT के अनुसार ये कोबाल्ट +3 ये 3D कक्षक हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 6। अब आप देखिए यहाँ उपसहसुरन संख्या 6 है, यौगिक अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय होगा तो विपाटन इस प्रकार होगा, हमने पढ़ रखा है, ऊपर Eg कक्षक और नीचे T2G कक्षक। अब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें। तो आप देखिए कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये तीनों कक्षकों की ऊर्जा समान है 1 2 3। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसके पास फिर वही बात, 2 संभावनाएं हैं, वो T2G में भी जा सकता है और वो Eg में भी जा सकता है। अब मैंने आपको भी बताया था कि ऊपर की जो संभावनाएं हैं, युग्मन ऊर्जा का मान कम जब होता है जब प्रबल क्षेत्र लिगैंड हो, और विपाटन ऊर्जा का मान कम कब होगा, जब दुर्बल क्षेत्र लिगैंड हो। अब स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी से यह स्पष्ट हो चुका है कि जो NH3 है ये प्रबल लिगैंड है। तो प्रबल लिगैंड है तो भाई ऊपर वाली कंडीशन होगी, युग्मन ऊर्जा का मान कम होगा तो इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में जाएगा, युग्मित होगा। तो आप देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये 5वां इलेक्ट्रॉन और ये 6वां इलेक्ट्रॉन, यानी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में ही भर गए हैं। अब आप देखिए आगे कि इसके बाद अब यहां इस संकुल का अणु कक्षक विन्यास यहां 3D6 ये कोबाल्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कोबाल्ट आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और यहां हम पूरे संकुल का अणु कक्षक विन्यास निकाल रहे हैं। तो आप देखिए ये विन्यास होगा, T2G कक्षक में तो 6 इलेक्ट्रॉन है और Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉन 0। इसके बाद एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है अर्थात यह संकुल प्रति चुंबकीय होगा। और CFT एक बात और बताती है कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, जैसे मान लो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता और ऊपर के कक्षक खाली हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊष्मा ग्रहण करके उत्तेजित होकर Eg कक्षक में चला जाता। जब ये वापस अपनी मूल अवस्था में आता है तो जितनी ऊर्जा इसने अवशोषित की है उत्तेजित होने के लिए, उस ऊर्जा को ये तरंग के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसके कारण
यह संकुल रंगीन दिखाई देता है और इलेक्ट्रॉन का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का एक कक्षक से दूसरे उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाना dd संक्रमण कहलाता है। तो यदि यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता तो ये यौगिक रंगीन होता, परंतु यह एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह यौगिक रंगहीन है। अब संकुल यौगिकों का जो रंग है, अभी मैंने dd संक्रमण और आपको ये जो बताया था, इसको मैं स्पेशल कल क्लास में और समझाऊंगा। तो ये आप देखिए CFT के अनुसार इस संकुल में इस प्रकार विपाटन हुआ कक्षकों का। विपाटन के बाद इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार है। यह अनुकक्षक विन्यास है। चूंकि एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण ही यह संकुल रंगहीन है। अब इसके बाद एक उदाहरण और है, वो भी आप समझिए। अगला जो उदाहरण है वो भी इसी प्रकार का है, COF6-3। अब साहब प्रश्न पूछा गया कि CFT के अनुसार इसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन समझाइए, इसकी प्रकृति समझाइए और इसमें इलेक्ट्रॉन वितरण समझाइए। तो आप देखिए, सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीकरण बराबर x प्लस 6 गुणा -1 बराबर -3, x माइनस 6 बराबर -3, x बराबर +3। कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27 3d7 4s2। कोबाल्ट +3 3d6। अब साहब ये कोबाल्ट +3 के समभ्रंश डी कक्षक 3d6 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। चूंकि यह F6 6 लिगेंड है, फ्लोराइड है, फ्लोरो है, एक का तंतुर लिगेंड है, उपसहसंयोजन संख्या 6 है, अष्टफलकीय संकुल है। तो विपाटन इस प्रकार होगा, Eg कक्षक ऊपर और T2G कक्षक नीचे। अब आप देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में भरे जाएंगे क्योंकि इसकी ऊर्जा Eg कक्षक की तुलना कम है। तो तीनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसकी दो संभावनाएं हैं, वो T2G में भी जा सकता है, Eg में भी जा सकता है। अब साहब यहाँ आप देखिए, लिगेंड जो है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार यह लिगेंड दुर्बल है और दुर्बल लिगेंड जब होता है तो विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है। दुर्बल लिगेंड जब होता है तो विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है युग्मन ऊर्जा से, तो इलेक्ट्रॉन विपाटित होगा, Eg में जाएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। अब साहब इसका अणु कक्षक विन्यास यदि हम देखें तो T2G4 और Eg2। चूंकि यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा तो इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी और यह रंगीन होगा। तो आप देखिए, अष्टफलकीय संकुलों में CFT के अनुसार किस प्रकार विपाटन होता है कक्षकों का, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम अगला पढ़ेंगे, चतुष्फलकीय जो संकुल होते हैं उनमें किस प्रकार से विपाटन होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन